नमस्कार दोस्तों, अकेडियन प्रेप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे बाबर की सारी ज़रूरी लड़ाइयाँ और उनकी पूरी टाइमलाइन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपना कोई राज्य ही नहीं था, उसने इतिहास के इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी तो रखी कैसे? विलिस का जवाब छिपा है चार बहुत ही अहम लड़ाइयों में, और उस एक मशहूर ट्रिक में जो इन चारों लड़ाइयों को एक कहानी की तरह जोड़ देती है। इसके बाद आपको ये सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बाबर आखिर था कौन और किन हालातों ने उसे भारत की तरफ आने पर मजबूर किया। 1483 में मध्य एशिया के फरगना में जन्मे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तो था उनका पूरा नाम, पर उनकी असली पहचान उनके नाम से कहीं ज्यादा उनके वंश में थी, जिसने उनकी किस्मत तय की। सोचिए जरा, ये कोई मामूली खानदान नहीं था। अपने पिता की तरफ से वो महान विजेता तैमूर का वंशज था, और अपनी माँ की तरफ से वो था महान मंगोल सम्राट चंगेज खान का वंशज। तो मतलब खून में ही जीत और शासन करने की एक जबरदस्त चाहत थी। लेकिन देखिए, शाही खून होने के बावजूद जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। शुरुआती जिंदगी में ही उसे मध्य एशिया में अपनी जमीन गंवानी पड़ी। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी और काबुल पर कब्जा करके उसे अपनी आगे की योजनाओं के लिए एक नया बेस बना लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि काबुल में अपनी जगह बनाने के बाद बाबर का ध्यान भारत की ओर क्यों गया? ऐसा क्या था यहाँ? इसके पीछे मोटे तौर पर तीन बड़ी वजह थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो थी उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। वो एक बड़ा और मजबूत साम्राज्य बनाना चाहता था, जो वो मध्य एशिया की अस्थिर राजनीति में कर नहीं पा रहा था। उसकी नज़र भारत की दौलत और मौकों पर थी। दूसरी वजह थी भारत की उस वक्त की हालत। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी एक कमजोर शासक माना जाता था, और उसके अपने ही सरदार उससे खुश नहीं थे। ये हालात बाबर के लिए एक बेहतरीन मौके की तरह थे। और फिर आखिरकार उसे एक खुला न्योता मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी जैसे नाराज सरदारों ने खुद बाबर को बुलाया कि वो आए और इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाए। तो अब सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे और मंच तैयार था। अब हम उन चार क्रूशल जीतों को देखेंगे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और यहीं पर आती है हमारी वो जबरदस्त ट्रिक जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बस ये एक लाइन याद रखिए। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ये एक लाइन आपको बाबर के भारत में किए गए सारे बड़े काम याद करा देगी। देखिए कितना आसान है। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चल दिया से चंदेरी, घर गया से घाघरा और मर गया से उसकी मृत्यु का साल। सिंपल। तो चलिए इस ट्रिक को अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत की पहली लड़ाई, जहां बाबर ने पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोधी को हरा दिया। 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, जहां उसने राणा सांगा को हराकर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। 1528 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, जिससे राजपूतों का बचा खुचा विरोध भी खत्म हो गया। और आखिर में 1529 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध, जो उसकी आखिरी बड़ी जीत थी। तो जीत तो हासिल हो गई, साम्राज्य भी बन गया, लेकिन एक शासक के तौर पर बाबर ने अपने पीछे क्या छोड़ा? चलिए उसकी लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी लिखी, जो उस जमाने को समझने के लिए एक बहुत कीमती दस्तावेज है। उसे बाग बगीचों का बहुत शौक था, जैसे आगरा का आराम बाग उसी ने बनवाया था। और 1530 में जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे काबुल में दफनाया गया, जो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अकेडियन प्रेप को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, सभी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।